क्लियरली आपको? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं योगी जी? नमस्कार। नमस्कार। तो क्या आवाज आ गई? नमस्कार। तो पहली बात तो यह है योगी जी कि आज आपको बहुत 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 बधाई, क्योंकि ये जो आप आज आपकी आज जीत है, कोई कैलकुलेट करे कि 67 सीटें मिले हैं आपको 75 में से, यानी कि करीब 85% सीट। पंचायत चुनाव में 85% सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो बहुत बहुत बधाई होगी जी इसके लिए। और इसका क्या प्रभाव होगा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल में असेंबली चुनाव से पहले? अर्णव जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों के परिश्रम का यह परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर विकास और लोक कल्याण के जो कार्य हुए हैं, जनता ने उसे हाथों हाथ लिया है। और आज 75 में से 67 जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में बने हैं। जो ट्रेंड 2014, 2017, 2019 में लोकसभा, विधानसभा, फिर लोकसभा चुनाव में था, यही 2022 में भी विधानसभा चुनाव में रहेगा। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। योगी जी, मैं खुलकर आपसे बात करना चाहता हूं। आज बहुत दिनों के बाद आपकी हमारी 1-to-1 बात हो रही है, तो सवाल सबके मन में यह भी है योगी जी कि पिछले 3, 4, 6 महीनों में एक ट्रेंड बनी थी और एक लॉबी बनी थी, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली की लुटियन मीडिया का बहुत बड़ा रोल था इसमें। जो लोग ये कह रहे थे कि कोई भी इस बार मुख्यमंत्री का दावेदार बन जाए, मगर योगी आदित्यनाथ को रोकना है किसी तरह से। ये जो टूलकिट थी, ये टूलकिट यही सोच रही थी कि इस बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती और लड़ने नहीं देना चाहिए। ये ऐसा क्यों था? ये टूलकिट इतनी एक्टिव क्यों हो गई थी? देखिए, लुटियन टूलकिट का मैं बहुत प्यारा रहा हूं पहले से ही, क्योंकि ये जो टूलकिट है, यह भारत और भारतीयता से इसका कोसों तक कोई संपर्क नहीं, कोई संवाद नहीं, और कोई इनका उससे प्यार भी नहीं। उत्तर प्रदेश को ये लोग दंगा प्रदेश बनाने के पक्षधर हैं। उत्तर प्रदेश को अराजक प्रदेश बनाने के लोग पक्षधर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज के जूठन पर पड़ने वाले लोग हैं। इसलिए जब हम लोग माफिया राज पर प्रहार करते हैं, प्रदेश के गुंडा राज को समाप्त करते हैं, प्रदेश की अराजकता को समाप्त करते हैं, प्रदेश को दंगा मुक्त करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसकी सबसे खराब प्रतिक्रिया कहीं से आती है, तो इसी जो है टूलकिट की ओर से आती है। और उस टूलकिट को भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में समय समय पर जवाब भी दिया है। आगे भी हम लोग इसका जवाब उन्हें देंगे। योगी जी, इनका कहना यह था, और जो इन्होंने नैरेटिव बनाई थी, कि इस बार योगी आदित्यनाथ कमजोर पड़ गए, और कोरोना काल में सेकेंड वेव के बाद योगी आदित्यनाथ पहले से कमजोर है। तो क्या आपको लगता है कि आज का जो पंचायत चुनाव का जो नतीजा निकला है, उससे उनकी सोच बदलेगी? देखिए, उनकी सोच बदले ना बदले, वे कभी बदलेंगे नहीं। लेकिन प्रदेश की जनता का जो संकल्प है, 2014 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलते हुए देश को देखा है। 2017 के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देश की जनता ने देखा है, स्वीकार किया है। और मुझे लगता है
यही जो विश्वास है जनता का, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और इस पूंजी के बल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी 2022 में भी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आएगी। ये जो लुटियन टूल किट है, ये पूरी तरह फिर से बेनकाब होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। योगी जी, पिछले चंद हफ्तों में ही हमने देखा है, हर दिन एक फर्जी खबर निकलती, हर दिन। गाजियाबाद के फेक वीडियो के बाद भी पूरी मीडिया, पूरी लॉबी, और ये सिर्फ मैं कहना चाहता हूं सिर्फ उत्तर प्रदेश से सीमित नहीं है, पूरे देश भर में, और सबसे ज्यादा हमने देखा विदेशों से भी टारगेट है। तो ये गाजियाबाद की जो फेक वीडियो थी, इसका एक ही इनकी केंद्र बिंदु था, यह कहना कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के रहते रहते जितने मुसलमान हैं उन पर अटैक किया जा रहा है। एक जय श्री राम का एंगल लगाया गया था, और हर दिन एक फर्जी खबर आती है। सिर्फ गाजियाबाद की बात ही नहीं है, आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों से मुनव्वर राणा का जो ये केस था, इसको भी सांप्रदायिक रंग दिया गया, इसको भी हिंदू मुस्लिम रंग दिया गया, राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हो गए। क्या ये उनकी ओर से चुनाव की तैयारी है? अर्णव जी, देखिए 2017 में 19 मार्च 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मेरा चयन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने किया था, तब से हर दिन हमारे लिए एक परीक्षा रही है, और हम लोगों ने हर एक परीक्षा को पास करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। इस प्रकार के षड्यंत्र पक में होते रहे हैं, और उसने हमें और भी परिपक्वता दी है। लोनी की घटना रही हो या मुनव्वर राणा के पुत्र का प्रकरण, सब दूध का दूध, पानी का पानी देश के सामने, प्रदेश के सामने, आम जनमानस के सामने आ चुका है, और आगे भी इस प्रकार के षड्यंत्र होंगे। हम लोग पूरी तरह इसके प्रति अवेयर हैं। मेरे केवल अपील होगी मीडिया के साथ कि कोई भी इस प्रकार के मनगढ़ंत, जब कोई भी न्यूज आते हैं, इस प्रकार की चीजें कोई भेजता है, तो हम उसकी सत्यता की परख एक बार जरूर कर लें। क्योंकि जब हम इस प्रकार के मनगढ़ंत मुद्दों को मीडिया ट्रायल का विषय बनाते हैं, तो कभी कभी उससे व्यापक जनहानि होती है, और उसके कारण जनता को और प्रदेश को काफी कीमत चुकानी होती है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के पाप में किसी को सहभागी नहीं बनना चाहिए। झूठ के पांव नहीं होते, और सत्य कभी झुटलाया नहीं जा सकता है। योगी जी, दोनों जो केस थे जिनके बारे में अभी बात की हमने, मुनव्वर राणा, गाजियाबाद, लोनी वाली जो घटना है, जो फेक न्यूज है, और आपको भी ये मानना पड़ेगा, मैं भी इस बात को मानना हूं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी आप पर बहुत फोकस है, और ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक हिंदू मिलिटेंट लीडर, हर दिन जो अमेरिका के अखबार में जो लिखा जाता है, योगी आदित्यनाथ हिंदू मिलिटेंट लीडर। आपको मुख्यमंत्री होते हुए भी 5 साल होने को आए, उसके पहले कई बार आप सांसद रहे, राष्ट्रीय स्तर पर आपको कई दशक हो गए अभी पॉलिटिक्स में, मगर आपको जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया हमेशा एक हिंदू मिलिटेंट लीडर, यानी कि हिंदू उग्रवादी नेता के तौर पे आपको प्रोजेक्ट क्यों करती है? देखिए, उनकी सोच जितनी होगी उतना तो बोलेंगे। एक हिंदू होने पर मुझे गौरव की अनुभूति होती है, और मेरा हिंदू संस्कार ही मुझे सर्वपंथ समभाव की प्रेरणा भी देता है। सबका साथ, सबके विकास की प्रेरणा हमें मेरे हिंदू होने के कारण ही प्राप्त हुई है। कोरोना कालखंड रहा हो या उससे पहले, प्रदेश में बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए जो कार्य हम लोगों ने किए हैं,
मेरे हिंदू होने के कारण ही मैं उसको कर पा रहा हूं कि कोई मुझ पे आरोप नहीं लगा सकता कि योजनाओं का लाभ देने में हमने कोई भेदभाव किया है। लेकिन हां, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, कानून के नजरिए में अपराधी कोई भी रहा हो, वो किसी भी मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय का हो, कानून के नजरिए में हम लोगों ने उस सब के साथ वही सख्ती दिखाई है जो एक अपराधी के साथ होनी चाहिए, और हम लोग उसी तर्ज पर कार्य कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से पहले नजरिए अलग अलग होते थे, यानी हिंदू का अपराध है तो अपराध मान्य होता था, लेकिन अगर कोई दूसरा समुदाय है तो उसका अपराध हमेशा माफ होता था। दंगाइयों को बुलाकर के मुख्यमंत्री के घर में सम्मानित किया जाता था, उनके सरकारी हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग किया जाता था ऐसे दंगाइयों को और देशद्रोहियों को। पहले इस देश के सुरक्षा संस्थानों पर हमला करने वाले, हिंदू आस्था पर प्रहार करने वालों के मुकदमे वापस लिए जाते थे। आज ऐसे लोगों को ठूंस करके जेल के अंदर डाल करके उनको सजा करवाई जाती है। तो स्वाभाविक रूप से जिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के टूल बनकर के लोग उत्तर प्रदेश और देश के अंदर अराजकता पैदा कर रहे थे, उनको बुरा लगना तो स्वाभाविक है, क्योंकि उनके एक एक टूल कहीं ना कहीं उनको उनका इलाज हो रहा है, तो उनका स्वाभाविक रूप से चिढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं, हम लोग अंतिम दम तक प्रदेश की सेवा करेंगे और प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा, उनकी समृद्धि और उनके सुख के लिए कार्य करना, इस देश से हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। हर मुद्दे पर जो बात होती है, राष्ट्रीय स्तर पर डिबेट होता है, पूरी फोकस अब योगी आदित्यनाथ पर है, उत्तर प्रदेश पर है। योगी आदित्यनाथ जी जो आपके ऑपोजिशन के नेता हैं उनमें कंपटीशन चल रहा है ये प्रूव करने के लिए कि योगी सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार की पुलिस अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। यही एंगल है कि एक सांप्रदायिक रंग चुनाव के पहले दिया जा रहा है, और यही लोग आप पर भी अब एक अलग इल्जाम लगा रहे हैं। मैं चाहता हूं इस पर आप विस्तृत तौर से जवाब दें, क्योंकि पूरी देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क देख रही है, बहुत लोग लाइव देख रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी इस बात का जवाब दे कि उन पर आरोप लगाते हैं, ओवैसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कि हर मुद्दा योगी आदित्यनाथ के लिए एक चुनावी मुद्दा है। जैसे कि जबरन धर्मांतरण वाला मुद्दा, योगी जी, जो जबरन धर्मांतरण वाला मुद्दा अभी निकला है और जो इसके बारे में डिटेल्स सामने आए हैं, ये पूछते हैं कि ये बात योगी सरकार चुनाव के पहले क्यों ले आई है, आज से 2-3 साल पहले क्यों नहीं लाए। तो उनका सवाल है टाइमिंग पर। देखिए, हम लोग लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बनाए, जो एक्ट बनाए हैं, यह चुनाव के बहुत पहले बना लिए हैं। दूसरा, हम लोगों ने इस कानून को कहीं दुरुपयोग नहीं किया। प्रदेश के हित में और देश के हित में जहां उपयोग करना था वहां उपयोग कर भी रहे हैं। जो अभी तात्कालिक महत्व से जुड़ा हुआ एक मुद्दा सामने आया है, देखिए, यह केवल धर्मांतरण का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के पर एक बहुत बड़ी सेंध लगाने का षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इसकी आड़ में देखिए घटना कहां से होती है। गाजियाबाद में एक आश्रम में 2 लड़के जाते हैं वहां पर एक संत से मिलने के लिए। उन्होंने बाहर रजिस्टर में जब सुरक्षा कर्मियों ने उनसे पूछा कि नाम अपना बताइए, तो उन्होंने हिंदू नाम बताया। छद्म नाम से वे घुसपैठ करना चाहते हैं। उनकी तलाशी ली गई तो कोई असला नहीं बरामद हुआ, लेकिन उनके जेब में एक सर्जिकल ब्लेड जरूर मिला। और सर्जिकल ब्लेड जब उनके जेब में मिला तो उससे उनको हिरासत में लिया गया, पूछताछ हुई। सामान्य पूछताछ में यह हुआ कि भाई एक सामान्य लोग हैं, हिंदू हैं, सामान्य रूप से मिलने के लिए गए होंगे। लेकिन जब ये जानकारी मेरे पास आई तो मैंने इसी बात को पूछा कि भाई सर्जिकल ब्लेड क्यों? क्योंकि सर्जिकल ब्लेड ऑपरेशन थिएटर में उपयोग होता है।
और ऑपरेशन थिएटर में इतना यानी इतना शार्प होता है कि यह अगर कोई इसका दुरुपयोग करेगा तो जिस व्यक्ति पे इसका दुरुपयोग कोई करेगा तो मुश्किल से कुछ ही मिनटों में उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो मैंने इसकी तह में जाने के लिए कहा, तत्काल मैंने कहा इसको आगे बढ़ाओ। जब हमारी एजेंसियों ने उन्हें पूछना शुरू किया तो ये तथ्य उजागर होने लग गए कि साहब ये जो हिंदू नाम है ये पहले तो हिंदू ही नहीं है, ये तो मुस्लिम है, और ये छद्म नाम से घुस रहे थे। फिर ये सर्जिकल ब्लेड कहां से आया, तो फिर पता लगा इनका कुछ प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण में कहां सर्जिकल ब्लेड उपयोग होता है भाई, फिर कहां से इनके सूत्र जुड़े हुए हैं, तब बटाला हाउस का नाम आता है। फिर मोहम्मद उमर गौतम का नाम आता है। मोहम्मद उमर गौतम कौन? 1984 में एएमयू में इसे मुस्लिम बनाया जाता है, और फिर इसने तब से बटाला हाउस के माध्यम से पूरे देश 25 राज्यों में इसने अपना तंत्र फैलाया था धर्मांतरण का, और दुनिया की तमाम ऐसी एजेंसियों के माध्यम से इसको पैसा फंडिंग होता है, पैसा हवाला के माध्यम से आता है, और वो सारे हमारे पास सारे प्रमाण है, सारे तथ्य हैं। हमारे यहां पर पूरा एक टीम काम कर रही है। 500 लोगों की टीम को मैंने लगाया है इसमें, कोई एक सामान्य एक व्यक्ति नहीं, एक अधिकारी नहीं, 500 हमारे अधिकारी इस पूरे उसमें लगे हुए हैं। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, मूक बधिर बच्चों को कैसे निशाना बनाते थे, मूक बधिर बच्चों के माध्यम से घर के अंदर घुसपैठ करना, पूरे परिवार को फिर धर्मांतरित करना, मैसेजेस भी, क्योंकि एक मूक बधिर बच्चा ना सुन सकता है ना बोल सकता है, उसके मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। व्हाट्सएप के मैसेज आप नहीं पढ़ सकते, मैं नहीं पढ़ सकता हूं, हम विशेष साइबर एक्सपर्ट ही उन मैसेजेस को निकाल सकता, उसके माध्यम से चीजें हो रही थी। और फिर उन बच्चों को इतना जिहादी बना देना कि उनको सुसाइड स्क्वाड के रूप में महत्वपूर्ण केंद्रों पर हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल करना, आस्था के केंद्रों पर हमला करने में उनका इस्तेमाल करना, वीवीआईपी पे हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल करके ये दुरुपयोग करने की एक साजिश का हिस्सा था। उस बड़े षड्यंत्र को हम लोगों ने पर्दाफाश किया है, हम इसकी तह में जा रहे हैं, हमारे पास पूरे प्रमाण हैं। ये केवल धर्मांतरण तक सीमित मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, और इसमें दूध का दूध पानी का पानी हम देश के सामने लेकर के आएंगे। योगी जी, जो बातें आपने अभी कही, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसको सुनकर, और ये डिटेल लोगों के बारे में लोगों के पास पता ही नहीं था। अभी भी लोग जो आपको लाइव रिपब्लिक नेटवर्क पर देख रहे हैं वो अभी रिएक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री को खुद संदेह हुआ पहली बार, और दूसरी बड़ी हेडलाइन जो है कि 500 लोगों की टीम इस पर लगी हुई है, और तीसरी बात जो है आपको सुन के मुझे लग रहा है कि कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है। और चौथी बात जो मुझे लग रहा है, और मैं चाहता हूं एक और बार इस पर आप रिएक्ट करें, कि मुझे नहीं लगता कि जो लोग चाहते थे इसको एक कंट्रोवर्सी बनाकर, हिंदू मुस्लिम रंग देकर, सांप्रदायिक बनाकर योगी आदित्यनाथ को बैकफुट पे ले आएंगे। मुझे नहीं लगता आपको सुनकर अभी कि आप इस मुद्दे पे बैकफुट पे जाने वाले हैं। मुझे तो लगता है आप इस पर और आगे कुछ बड़े खुलासे करने वाले। मगर आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया। जो लोग कहते हैं इलेक्शन के पहले क्यों, इलेक्शन के पहले क्यों, मैंने उनको कहा उस दिन मेरे प्रोग्राम में जो लोग आए थे, मैंने उनको उल्टा पूछा था कि क्या इलेक्शन के पहले तहकीकात बंद होनी चाहिए, तो उसका कोई जवाब नहीं था। मगर चाहता हूं कि आप उन लोगों को क्या कहना चाहें। षड्यंत्रों का पर्दाफाश मुहूर्त देख करके नहीं होता है। जब कोई भी षड्यंत्र सामने आता है उसका पर्दाफाश उसी समय किया जाना चाहिए, जिससे कि वह किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय क्षति न करने पाए। और मुझे लगता है यूपी पुलिस और एटीएस की एक कार्रवाई उसी का हिस्सा है। यह कह देना, हर एक नजरिए को चुनाव के साथ जोड़ करके देखना, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति हमारे लिए सब कुछ नहीं, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। हम आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, और इस षड्यंत्र में जो भी संलिप्त होगा उन्हें पर्दाफाश करेंगे, प्रदेश और देश के सामने सच्चाई को लेकर के आएंगे। हमारी एजेंसियां पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही हैं। जी,
जी 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 ना, प्लीज, नहीं नहीं, आप प्लीज अपनी बात को हम खत्म एक करें, फिर मैं एक अपना एक सवाल चीज को सामने लेकर के आएंगे। मैंने फिर कहा, योगी जी, ये राम मंदिर के इशू को मैंने किसी कह तरह दिया ना से कि जो हम लोग, जी जी, नहीं नहीं जी, तो मेरा अगला सवाल यह है योगी जी कि राम मंदिर के इशू को किसी तरह से ऑपोजिशन सामने रखना चाहती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। आपने देखा है कि एक तरह से राम मंदिर को कंट्रोवर्सी में लाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, क्या यह भी आप इसको चुनाव के साथ लिंक्ड देखते हैं? देखिए अर्णव जी, आप इस बात को जान रहे हैं, देख भी रहे हैं। आज से नहीं, आप बहुत दिनों से पत्रकारिता जगत में हैं और एक सकारात्मक पत्रकारिता को आपने हमेशा प्रश्रय दिया है, बढ़ावा दिया है। राम जन्मभूमि मंदिर विवाद का समाधान आजादी के तत्काल बाद हो सकता था, नहीं होने दिया गया। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर विवाद का समाधान नहीं होने दिया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस विवाद को जिंदा रखना चाहते थे। यह देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद का, सैकड़ों वर्षों का विवाद का पटाक्षेप हुआ और आज भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई जब आगे बढ़ी, तो ये वही लोग हैं जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा। मुझे याद है जिस दिन राम जन्मभूमि से संबंधित फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया था, उत्तर प्रदेश के बारे में जो आशंकाएं थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो, जिस प्रकार से स्वागत किया था, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे शांतिपूर्ण दिन था। सामान्य दिनों में कहीं छिनेती, कहीं लूट, कहीं पर कोई ना कोई वारदात होती है 25 करोड़ की आबादी के इस राज्य में। लेकिन जिस दिन राम जन्मभूमि से संबंधित फैसला आया था, उस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी घटना नहीं घटित हुई, यानी सचमुच राम राज्य स्वयं उतर गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। ये हम लोगों ने देखा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब राम मंदिर के निर्माण का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो जिन लोगों को यह विवाद ही रहे और वे लोगों का सारा प्रयास इसी पर था, वे लोग कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? आखिर उनको कुछ तो करना है, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो षड्यंत्र करेंगे, आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, कुछ तो मुद्दे लेके आएंगे। और वही लोग हैं जब अनलगल प्रलाप फिर से कर रहे हैं। कोई मुद्दा जब नहीं मिला तो उन्होंने राम मंदिर पर फिर से प्रहार करना शुरू कर दिया, लोगों के बीच में भ्रम और गुमराह करने की स्थिति पैदा कर दी। मैं इस बात को कह सकता हूं, कल श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने एक एक मुद्दे का जवाब दे दिया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं कोई किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। मार्केट रेट से कम दाम पर जमीनें खरीदी गई हैं और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, इनका सत्य से कोसों तक कोई संबंध नहीं।